डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं आज की सीरीज में। टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, कोई मटेरियल से बना होगा। इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस दैन ऑफ ए, कह रहा है कि जो बी का लेंथ है, ठीक, तो क्या दिया हुआ आपको, लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस दैन लेंथ ऑफ ए, एक ये डेटा दिया हुआ है। दूसरा, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस दैन ऑफ बी, कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए का है वो क्या है, ट्वाइस दैन बी है। मीन्स रेडियस ऑफ ए इज twice than radius of B. Then their resistances RA and RB. अब कह रहा है मटेरियल सेम है तो हमको रेजिस्टेंसेस का रेशियो देखना है। तो कैसे देखा जाए, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रो सेम है, LA, एक को ए मानना है दूसरे को B। हम लोग मान लेते हैं RA अपॉन RB किस रेशियो में मिलेगा, तो LA अपॉन LB और कैसा, RB का स्क्वायर अपॉन RA का स्क्वायर, इस रेशियो में मिलेगा हमको। तो इनका रेशियो रखिए आप, LA LB, तो LB अपॉन LA, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, LA अपॉन LB का क्या रेशियो हो जाएगा, LA अपॉन LB मिल जाएगा 1:2 मिला। फिर इधर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, RA, तो हमको इधर क्या चाहिए, RB चाहिए, तो इधर ले जाइए इनको, RB अपॉन RA, तो RB अपॉन RA क्या मिल जाएगा, 1/2, RB अपॉन RA इज 1/2, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, ये क्या मिल गया, यहाँ से हमको लेंथ दिया हुआ है तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इसको लिखो बेटा ऐसे, रेजिस्टेंस ऑफ ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू रो फॉर ए, लेंथ फॉर ए, और एरिया, तो एरिया को क्या लिखें, पाई आर ए का स्क्वायर अपॉन रो फॉर बी, लेंथ ऑफ बी अपॉन पाई आर बी का स्क्वायर, ये हमको मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, किसी पदार्थ का बना हुआ है, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल गया, LA अपॉन LB इज इक्वल्स टू RB स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, नीचे डिवीज़न में था, ऊपर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन RA का स्क्वायर। तो कह रहा है कि ये जो रेशियो है ये कैसा है, ये है 1:2 में मल्टीप्लाइड बाई, उधर भी कैसा हो गया वो A, तो ये कैसा हो गया 1:2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिल गया आपको 1/8। तो RA रेशियो RB इज 1:8, RA रेशियो RB इज 1:8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। During short circuiting, the current flowing in the electrical circuit, शॉर्ट सर्किटिंग जब हमारे पास धारा प्रतिरोध, दो वायर शॉर्ट हो जाते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाती है, इंक्रीजेज इंस्टेंटेनियसली, तुरंत बढ़ जाती है। जैसे शॉर्ट हुआ तो बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि हमको पता है V = I × R, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब कुछ रेजिस्टेंस वो अवॉइड करके जब पहले ही आपस में कांटेक्ट में आ जाता है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, करंट इंस्टेंटेनियस बढ़ जाता है। इसका दूसरा एक और देख सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, H = I² RT, करंट इंस्टेंटली बढ़ जाता है
तभी तो ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग से आग लग जाती है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, करंट इंक्रीजेस इंस्टेंटली करंट इंक्रीज हो जाता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर को जनरेटिंग क्यों करते हैं, हाई जनरेट करने के लिए करंट, ठीक। जनरेटिंग हाई वोल्टेज करंट, जो हमको हाई वोल्टेज चाहिए, डी, ऑप्शन डी, हाई वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर को। फिर देखें द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन बिलो अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ, कह रहा है ये किसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम लोग देखें नीचे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन के साथ मैच करना पड़ेगा इनको, ऑप्शन के साथ मैच करते हैं इनको। ऑप्शन ए, सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखा गया जो सिंपल पेंडुलम है उससे। दूसरा, सिंपल पेंडुलम इमर्ज्ड इन वाटर, ये हो सकता है क्योंकि वैक्यूम में रखा गया सिंपल पेंडुलम, उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, तो बार बार उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। वाटर में रखा गया का कम हो सकता है क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस है, तो एक ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। और सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन आउटर स्पेस, उसमें भी नहीं, हवा में घूम रहा बिंदु मास, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि उसका ही बार बार जो एम्पलीट्यूड है, बार बार उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, जितनी दूर पहली बार गया था उससे कम दूरी तक ही अब जाएगा, वो बार बार उतनी दूर नहीं जाएगा जितना दूर की वो पहले गया हुआ था, ठीक। देखें अब प्लैनेट्स हैज, नेक्स्ट, प्लैनेट ए हैज डबल द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, डबल द रेडियस ऑफ than of planet B. If the mass of planet is 4 times heavier than the mass of planet B, which of the following statement regarding the weight of the object is correct? Heavier और planet A तो बता रहा है कि कौन पे हैवी होगा, कौन से पे कम होगा। तो हम यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, कैपिटल G। तो कह रहा planet A has double the radius of planet B। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ A का स्क्वायर है, ठीक। तब हम देखें कि किस में जो इसका फोर्स है वो ज़्यादा होगा, वो इसमें वेट ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एफ ए अपॉन एफ बी, ठीक। तो कैपिटल जी दोनों में ही है, कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास, तो जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम पहले लिख ले रहे हैं, बाकी अब दोनों को लिखते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ मास में क्या है, प्लैनेट ए हैज़ डबल द रेडियस देन ऑफ प्लैनेट बी, प्लैनेट बी का डबल है ए के पास, तो रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखिए मास ऑफ ए, यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ बी। तो जी और एम कैंसिल, हमको क्या मिलेगा, मास ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ बी। अब मास और रेडियस का रिलेशन देखें, तो कह रहा है प्लैनेट ए हैज़ डबल द रेडियस, ए कितना है, बी का डबल है, ठीक है। ए कितना है, बी का डबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, 2b लिख दें। तो इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, इसी को कैसे, आर बी ऊपर रहने देते हैं इनका स्क्वायर, और इधर क्या लिख देते हैं, 2 आर बी का स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय मास के बारे में दिया गया है। इफ द मास ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ प्लैनेट बी, ए कैसा है, ए का मास कितना है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखें मास ऑफ ए कितना आया, मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पर कितना रेशियो आया, तो ये आर बी स्क्वायर से आर बी स्क्वायर कैंसिल, एम बी से एम बी कैंसिल, ये क्या मिला आपको, यहाँ पे क्या मिला, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज़ 1:1, मतलब उसके वेट पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों ही बराबर फोर्स लगाएंगे।
जो फोर्स अप्लाई किया गया वो कैसा है, बराबर है। हैवियर ऑन प्लैनेट ए देन ऑन प्लैनेट बी, नहीं, सेम ऑन बोथ प्लैनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि दोनों ही प्लैनेट पे कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा। सेम ऑन बोथ द प्लैनेट्स, दोनों ही प्लैनेट पे उसका जो वेट है वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, उसका भार नहीं बदलेगा। ठीक, क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उतना ही भार होगा। चलो अगला देखें। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। If an observer is 1.5 kilometer away from the source, after what time interval could he observe or hear the sound? वो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कितनी देर बाद साउंड को सुनेगा। तो बड़ा आसान है इसको निकालना। हम लोग कैसे करते हैं, v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बेटा, वेलोसिटी इज 2000, 2 × 10⁻³ वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, तो 35 × 10⁻⁻², ये हो गया। तो हमको मिल गया 35 × 10⁻²। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 35 × 2 70, और ये कितना मिल गया 10। तो वेलोसिटी कितनी मिल गई हमको, वेलोसिटी इज 700 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जर्वर को कितना टाइम लगेगा, कितना जाने में, 1.4 किलोमीटर। तो कैसा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1.4 किलोमीटर और स्पीड है 0.7, तो कितना मिल गया, 2 सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 सेकेंड लगेगा उस पर्टिकुलर साउंड को उस ऑब्जर्वर तक पहुंचने में। जो ऑब्जर्वर साउंड ऑब्जर्व करने वाला है वो कितने में करेगा, आफ्टर 2 सेकेंड्स। कितनी देर में, 2 सेकेंड बाद सुनेगा। A passenger is moving. A passenger in a moving train tosses a coin upwards, which falls behind him. It implies that the motion of the train, कह रहा है कि एक पैसेंजर है जो क्या करता है, कॉइन को टॉस करता है। टॉस करते हुए उसको क्या मिलता है कि जैसे वो कॉइन को टॉस करता है तो टॉस करने के बाद वो क्या देख रहा है कि उसका जो सिक्का है वो उसके पीछे गिर जाता है। टॉस किया और सिक्का पीछे गिर गया, तो मतलब वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पे आ गया इनर्सिया। इनर्सिया क्यों, जिस मोशन से चल रहा है कॉइन के पास वही मोशन रह गया, तो कॉइन पीछे कब गिरेगा, अगर यूनिफॉर्म चलते तो कॉइन हाथ में ही गिरता हमारे। क्यों, आप देखो कभी भी कोई बॉल फेंकते फेंकते अगर आप चलते रहेंगे तो बॉल फेंकिए और चलिए, बॉल फेंकिए और चलते रहिए, चलते रहेंगे तो आपको आपका बॉल जहाँ से आपने फेंका है उसी हाथ में वापस मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद बॉल फेंकने के बाद अगर हम दौड़ लगा दें तो, या कहीं पहले धीरे धीरे दौड़ रहे थे फिर अचानक से स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेट कर दिया, तो बॉल आपके पीछे गिर जाएगी। तो ये क्या बताएगा, ऑप्शन ए, ये बता रहा है एक्सिलरेटेड मोशन, त्वरित गति। अगर आप कॉइन टॉस करेंगे और कॉइन आपके पीछे गिर रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सिलरेटेड मोशन, त्वरित गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरित गति को प्रदर्शित कर रहा है। The displacement of a particle given by x is equals to cos square omega t, the motion is, ठीक, कह रहा है कि हमको दिया गया है तो उसका मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक है, पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, नॉन हार्मोनिक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, पीरियोडिक भी नहीं है। तो ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करेगा, लेकिन वो क्या उसके निगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर है, नहीं। तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो ये पीरियोडिक है, आंसर इज यस। हाँ, पीरियोडिक है लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। पीरियोडिक तो है ये लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ये। द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the presence of magnetic field is, the motion of an electron in the presence of magnetic field is depicted in the
फिगर गिवन बिलो, ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टेड। ठीक, किसी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको दी गई है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक, जैसा कि आप लोगों ने लॉरेंज में पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स बताते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक मूविंग चार्ज भेजेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें लगाया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है बेटा, स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन एज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपने उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे से लंबवत हों, परपेंडिकुलर हों। कौन कौन सी उंगलियों को? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको इस तरीके से फैलाएंगे कि आपका जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन, ठीक, करंट की डायरेक्शन किधर होती है? ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा क्या रिप्रेजेंट करेगा जो सेकंड कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और थंब क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि अब फोर्स हमको थंब से मिलेगा, तो ये क्या है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इधर कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है, गुड। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो क्या करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी? बस यही नहीं, यही सही करना है आपको कि करंट की डायरेक्शन ऊपर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका फोर्स इधर लगा, फोर्स एक्सपीरियंस किधर होगा? बाहर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें कौन सा? इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर। इसमें लगाएंगे क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये किधर काम करेगा? आउटसाइड द पेज, पेज की बाहर की ओर ये काम करने वाला है। अगला, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा एंड हियर इज अ सिस्टम ऑफ लेंस आई फॉर्म। ठीक, तो कह रहा है कि द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा एंड हेंस इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ लेंस, द आई लेंस इज फॉर्म्ड। कह रहा है कि जो कैमरा जैसा है तो कैमरे में लेंस लगता है, तो आंख में भी लेंस लगा है। कौन सा? आ स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो कह रहा है रेटिना पे कैसा बनता है इमेज, ये बताइए। ओके, आ स्ट्रेट एंड अपराइट, सीधा बनता है? बनता तो उल्टा है, तो इन्वर्टेड बनता है और रियल इमेज ऑन द रेटिना। तो देखो कौन सा है? इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। कैसा मिलता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। क्यों? क्योंकि उस पर लगा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आँख के अंदर। तो उसका फोकस कहाँ होगा? फोकस पे इमेज जो बनती है, तो इसके फोकस पे है रेटिना, तो फोकस पे बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The reading of centigrade thermometer consists with that of Fahrenheit is coincides with that Fahrenheit thermometer in the liquid. The temperature of liquid is, ठीक, तो यहाँ पर देखें एक थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो एक एक्स्ट्रा जीरो आपको दिख रहा है, इट इज़ एग्जैक्टली डिग्री सेल्सियस, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। दिस ऑप्शन इज 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमको ये क्या मिल गया? कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल ऐसा होगा जिस पे रीडिंग बराबर आएगी। यही एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिस पे डिग्री सेल्सियस, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 फ़ारेनहाइट। ये दोनों ही बराबर मिलेंगे। अगला, अ लिक्विड ऑक्सीजन ऑफ 50 K इज हीटेड टू 300 K। ठीक है, कितना? 50 केल्विन से कहाँ तक गर्म किया गया? 300 तक। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन टेम्परेचर विथ टाइम। कह रहा है इसमें से कौन बताएगा कि उसका टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है?
अब देखो इसमें जो हमको ग्राफ दिख रहा है, तो पहले में टेम्परेचर बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ा, तो पहले बढ़ा और फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक, तो हमारे पास जो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन को हम 1 एटमॉस्फेयर पे जो 50 केल्विन है और 300, तो इसमें होगा क्या, जब तक वो लिक्विड रहेगा, ठीक, तो लिक्विड में उसका जो टेम्परेचर है थोड़ी देर तो कैसा चलेगा, यूनिफॉर्म बढ़ेगा धीरे धीरे चूँकि लिक्विड है, लेकिन उसके बाद गैस स्टेट में तेज़ी से, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर कैसा होगा, तेज़ी से बढ़ेगा, ऑप्शन बी, इसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा, गैस स्टेट में आ जाएगा, स्टेट भी चेंज करेगा। नेक्स्ट देखें, द करंट कैरिंग वायर is known to produce magnetic lines of force around the conducting straight wire. The direction of the line of force may be described by. कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, और वो वायर कैसा है, स्ट्रेट, तो उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग पता करते हैं, उसके डायरेक्शन को पता करने का ऑप्शन देखें, लेफ्ट हैंड थंब रूल फॉर अप करंट एंड राइट हैंड थंब रूल फॉर डाउन करंट। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल फॉर अप करंट, लेफ्ट हैंड थंब रूल फॉर डाउन करंट, राइट हैंड थंब रूल फॉर अप करंट एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल फॉर डाउन करंट। ये तो सही नहीं लग रहा है, राइट हैंड थंब रूल फॉर बोथ अप एंड डाउन करंट्स, यही सही है। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ना हम लोग ऐसे, कैसे, जैसे कि हम मान लें यहाँ पर एक ऐसा वायर है, इस वायर में करंट इधर से आई जा रहा है, एक वायर है जो कैसा करंट कैरी कर रहा है, आई, तो करंट कैसा कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर हमने देखे कि इधर से करंट गया कैसा, आई, इधर जा रहा है, तो इधर से कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसा है, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द रेस्ट फोल्डेड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इधर से बाहर आएगा और इधर अंदर जाएगा, तो डॉट एंड क्रॉस। ठीक, तो ये हम, और क्या वापस आएगा तो दूसरा रूल लगाएंगे, अगर ऐसा करंट हो तो इसमें भी यही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड थंब रूल फॉर बोथ अप एंड डाउन करेंट्स, कोई अप डाउन करंट जैसा नहीं होता है, जिधर करंट जाएगा उधर थंब रखेंगे, बाकी आपका राइट हैंड ही बाकी डायरेक्शन बता देगा। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कैसा चल रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है तो उसका चल रहा है, गुजरती है से अच्छा हम वर्ड कह सकते हैं कि चल रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से चल रहा है तो त्वरण समान रहता है, वेलोसिटी चेंजेस, वेग परिवर्तित होता है, आंसर इज यस, वेग परिवर्तित होता है। ठीक, तो वेग परिवर्तित होता है तो क्या त्वरण समान रहता है, आंसर इज नो। त्वरण कैसा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कुलर चल रहा है तो त्वरण कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, और किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इनके जो फोर्सेज हैं वो हमेशा कैसे लगते हैं, टेंजेंशियल, तो डायरेक्शन चेंज मतलब क्वांटिटी चेंज, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वहाँ पे क्या देख सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। ठीक, डायरेक्शन चेंज हुआ दैट मीन्स कि उसका क्या चेंज होगा, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन चेंजेस, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। ठीक, फिर देखें, सन इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, द फॉलोइंग हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी, अरेंज देम इन द राइट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द साइकिल। Hydrogen is converted to helium at very high temperature and pressure. The high energy finds its way from sun to surface. Vast quantity of energy is generated by nuclear fusion. अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा कि हम वन देखें कि क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम एट वेरी हाई टेम्परेचर हो सकता है। अब फिर क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी तब वो अर्थ पे आएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ज़्यादा एक हाई
टेम्परेचर और प्रेशर पर वो कन्वर्ट हो गया हीलियम में। तो कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या हुआ उसके बाद, अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, दो नाभिक जुड़े, उसकी वजह से एनर्जी निकली। अब वो एनर्जी अर्थ पे आने के लिए रेडी है। तो 132 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, पहले एनर्जी बनेगी, फिर उसका अपना एनर्जी मिलेगी। मतलब पहले क्या हुआ, दो न्यूक्लियस कोलाइड हुए, कोलाइड होने से एनर्जी मिली तो एनर्जी अर्थ की तरफ फिर बाहर आई। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हो x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी जे प्लस सी बाई टू स्क्वायर, वेयर ए बी सी बोथ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, देन द पार्टिकल इज। तो पार्टिकल कैसा है, क्या उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, तो किस डायरेक्शन में है। तो इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही सी के फॉर्म में मिलेगा। अब उसका सिंबल क्या होगा ये देखना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव है तो सिंबल चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। करके देखिए, डी डी टी ऑफ एक्स, तो क्या मिल जाएगा, पहले इसको करेंगे तो इनके पास है ही नहीं, ये जीरो हो जाएंगे। ये क्या मिल जाएगा आपको, बी जे कैप बच जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएंगे, सी बाई टू है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई सी बाई टू, टी स्क्वायर है तो बचेगा टी के कैप। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल गया, सी टी के कैप। तो ये क्या मिला, वेलोसिटी मिला। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए, ये क्या मिला हमको, वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपको, सी के कैप। तो सी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये कह रहा है एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा के साथ त्वरित। आंसर इज यस। ये सही रहेगा कि जो हमारा पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये किधर एक्सीलरेटेड है, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है। तो ये थे आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे, और भी ऐसे ही सीरीज के साथ आते रहेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।